और जो आपकी ईमेल आईडीज़ हैं वो आप लोगों ने जो है वो जो आप लोगों ने जब अप्लाई किया था उसको जो ईमेल आईडीज़ दी थी वही यूज़ होंगी और आप लोगों को फिर पास पर भी उसका जो है वो बेसिकली मेल आ जाएगा आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों का ये एलएमएस जो है वो ओके कर दूँगा और थोड़ा-सा मैं इसका बता भी दूँगा कि एलएमएस को यूज़ कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, चलें दराज़ पे हम आ गए, हमने जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें चाहिए, ठीक है? हम उसको जो है वो सर्च करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ सर्च करेंगे थ्रू कैटेगरीज़ या थ्रू सर्च बार, दो हमारे पास स्टेप्स मौजूद हैं। तो ये इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं कि हम एक तो सर्च कर सकते हैं या हम अपनी कैटेगरीज़ के थ्रू अपने प्रोडक्ट को तलाश कर सकते हैं। सबसे बेहतर जो सॉल्यूशन है ऑब्वियसली वो वाया सर्च बार है, कि हम सर्च बार के थ्रू जो है वो इसको सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स से आप लोग जो है वो एक ब्लूटूथ हैंड फ्री जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं, ब्लूटूथ हैंड फ्री, ठीक है? तो सेकंड स्टेप क्या आ गया कि हमने सर्च किया अपने प्रोडक्ट को। सर्च किया इसके बाद हमने देखा, तलाश किया कि कौन-सा प्रोडक्ट जो है जो हमें सेलेक्ट करना है, कि प्रोडक्ट कौन-सा बेहतर है हमारे लिए। सपोज़ ये एक जो है वो प्रोडक्ट है वायरलेस का है और ये आ गया, जो भी बेहतर लगता है हम उसको देख लेते हैं। ये थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब अगर हमने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और डायरेक्टली इसको बाय करना है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, बाय नाउ के बटन पे, ठीक है। हम इसकी ऑब्वियसली स्क्रीन्स देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, हम इसकी डिटेल्स को जो है वो देखेंगे कि इसमें क्या-क्या डिटेल्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये काम किस तरह करती है, ठीक है। हमने इसके फीचर्स देख लिए, एलईडी डिस्प्ले है, ऑटोमेटिक पेयरिंग है, ब्लूटूथ 5.0 है एंड 5 आवर का इसका म्यूजिक टाइम है, 4 टाइम्स रिचार्जेबल टाइम है, जल्दी चार्ज कर लेता है और इसके हम रिव्यूज़ देख लेते हैं। Comes with extra cover, sound quality good, easy to connect. First of all, I received TWS instead of OS2. तो गलती से कोई और प्रोडक्ट रिसीव हो गया, ठीक है। ये सेलर की गलती है या दराज़ की गलती है, अगर तो एफबीडी हो रहा है। हम इसको बाय कर सकते हैं या ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बाय नाउ और ऐड टू कार्ट का क्या डिफरेंस होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बाय नाउ अगर हम करते हैं तो ये डायरेक्टली जो है वो चला जाएगा हमारे परचेज़िंग मेथड पे, ठीक है। अगर हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं तो इट मीन्स के हम इस प्रोडक्ट को जो है वो अपनी बास्केट में डाल लेते हैं और साथ ही साथ हमने कोई और प्रोडक्ट जो है वो उसको भी ढूँढना है, ठीक है। तो जब हम सभी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो हम एक ही साथ जो है वो सबको बाय कर लेंगे, चेकआउट कर लेंगे। तो अगर बाय नाउ पे हम क्लिक करते हैं, तो ये हमसे कहता है कि भई आप जो है वो अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करें, ठीक है। तो अ, मैं यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करता हूँ। ओके, मैंने जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक किया उसने मुझसे अकाउंट माँगा, वो कहता है जी डिलीवरी फ्री है। ये आपका जो है वो अकाउंट वगैरह है और जो भी कुछ है और आप जो है वो यहाँ से प्रोसीड टू पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही प्रोसीड टू पे में जाऊँगा और मुझे ये वो यहाँ से पूछेगा जी आप किस मेथड के थ्रू जो है वो पे करना चाहते हैं। ईज़ी पैसा है, जैज़ कैश है, दराज़ वॉलेट है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, एसबीएल अकाउंट है और कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी ये सीओडी में आ जाता है, बाकी जितने भी पेमेंट मेथड हैं ये प्रीपेड मेथड है और ये है पोस्टपेड। तो पोस्टपेड का मतलब और प्रीपेड का क्या है? पोस्टपेड मतलब जब आपको डिलीवरी मिल जाएगी तब आप पे करेंगे और या ये पहले पे कर देंगे और फिर बाद में डिलीवरी, ठीक है। तो जो भी होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे और कन्फर्म ऑर्डर। जब आप कन्फर्म ऑर्डर करेंगे तो आपको ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा आपको। और आप इसको जो है वो ट्रैक भी कर सकते हैं। ये एक जो है प्रोसेस था, इसको आपने लिखना था स्टेप बाय स्टेप, हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये, ठीक है? तो ये आप लोगों का था, ठीक है असाइनमेंट। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये असाइनमेंट किस तरह जो है वो करनी है। हम रिटेल आर्बिट्रेज पे थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 जो है वो एक मॉडल्स होते हैं।
एक आम मॉडल से आम मॉडल मतलब कि एक बिज़नेस मॉडल में हमारे पास एक होलसेलर भी हो सकता है, एक सप्लायर हो सकता है, एक रिटेलर हो सकता है। ये 3 हमारे पास मॉडल्स होते हैं, ठीक है? आम दुनिया में भी अगर देखा जाए तो। फिर 3 एक्स्ट्रा मॉडल्स आ जाते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में। दैट इज़ कॉल्ड रिटेल आर्बिट्रेज, ऑनलाइन आर्बिट्रेज एंड ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? रिटेल आर्बिट्रेज ये है कि आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऑनलाइन सेल करते हैं, ठीक है? आप क्या करते हैं, आप किसी लोकल स्टोर से, ठीक है, फिजिकल किसी स्टोर से जहाँ पे कोई सेल वगैरह लगी हो, वहाँ से प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट पे उसको परचेज़ कर लेते हैं और ऑनलाइन जो है वो उसको महँगे दामों पे सेल कर देते हैं, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड रिटेल आर्बिट्रेज। So retail arbitrage is the practice of buying an item from one market and reselling it on another market at a higher price. अच्छा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आई थिंक डोर पे कोई आया है, मुझे देखने दीजिए। कलेक्टिबल कॉइन वगैरह होते हैं, सिक्के इस तरह की चीज़ें, एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स हैं। एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल मतलब स्पोर्ट्स वगैरह और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे किसी एक्टर का जी शूज़ आ गए, उसने पहने थे फलाना चीज़, तो इस तरह के जो कलेक्टिबल्स होते हैं। फिर फाइन आर्ट आ गए, गिफ्ट कार्ड्स आ गए। फाइन आर्ट में मतलब जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज्वेलरी, म्यूज़िक या आपको पता मेजर अप्लायंसेस, स्पोर्ट्स कलेक्टिबल, मेजर अप्लायंसेस में बड़ी टीवी, फ्रिज वगैरह इस तरह की चीज़ें। स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर्स वीडियो, डीवीडी, ब्लू-रे वॉचेस ये सारी चीज़ें गेटेड हैं, ठीक है? अब गेटेड इनमें कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो गेटेड नहीं भी हैं, इनके अंदर जो सब कैटेगरीज़ हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम वॉचेस की बात करें तो अब अगर रोलेक्स की वॉच हो तो क्या है वो आप मतलब नहीं सेल कर सकता, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि इसकी ओरिजिनैलिटी बरकरार रखनी होती है उन्होंने। इसका मकसद ये होता है कि 2 नंबर चीज़ या डुप्लीकेट चीज़ कोई भी सेल ना करे। अगर अगर रोलेक्स जो है वो आपने रोलेक्स वालों से ही परचेज़ किया तो उसकी ओरिजिनल इनवॉइस होगी आपके पास ऑब्वियसली और आप उसको उस पे सेल कर सकते हैं, ठीक है? अब रोलेक्स वॉच ऐसी आ गई हैं कि उसकी असल और नकल में पहचान करना मुश्किल है, ठीक है? चाइनीज़ बनाते हैं। उसकी असल और नकल में पहचान करना मुश्किल है और तो वो आप जो है वो नहीं बेच सकते क्योंकि उसकी ओरिजिनल इनवॉइस नहीं है आपके पास। तो ये फिर एक तरीका रह जाता है इनवॉइस वाला। द टॉप 3 एवेन्यूज़ रीसेलर्स ऑब्टेन डिस्काउंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम जो 3 ऐसे मौके जहाँ से जो है वो एक रीसेलर वो कहाँ से डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर सकता है। ऑब्वियसली ब्रांड की वेबसाइट से जो होलसेलर हो उसकी उस वहाँ से या लिक्विडेशन इवेंट्स का मतलब ये होता है कि हर साल जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं वो अगर उन्होंने भी चीज़ मैन्युफैक्चर की है, वो हर साल एंड पे उस चीज़ को लिक्विडेट करते हैं, ठीक है? मतलब वो उन्होंने मिक़दार ज़्यादा उसकी बनाई हुई है लेकिन उतना सेल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो फिर वो क्या करते हैं वो उस सारे के सारे स्टॉक को लिक्विडेट करते हैं, ठीक है? कम दामों में उसको बेच देते हैं, ठीक है? या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेलर जिसने प्रोडक्ट जो है वो एज़ अ सेलर वहाँ पे अमेज़न पे आया हो, उसने काफ़ी मिकदार में जो है प्रोडक्ट को परचेज़ किया हो सेल करने के लिए, लेकिन उसका सेल ना हो सका हो। वो चाहता हो कि मैं इसको लिक्विडेट करूँ, जितना कम से कम मुझे नुकसान हो, मैं उतने नुकसान में इसको बेच दूँ। ये भी एक लिक्विडेशन इवेंट हो सकता है। द ब्रांड सप्लायर ये जो ब्रांड है, उसका कोई सप्लायर है। अगर ब्रांड कोई अमेरिका का है, उसका कोई सप्लायर पाकिस्तान में मौजूद है और उन्होंने कोई डिस्काउंटेड सेल लगाई है, तो हम वहाँ से भी उसको परचेज़ कर सकते हैं। What are the advantages of retail arbitrage? If done right, retail arbitrage can provide several advantages for a reseller. तो अगर हम इसको सही तरीके से करें, तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके नुकसानात भी हैं। हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान ज़रूर होता है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो परफेक्ट हो। लो बैरियर टू एंट्री लो बैरियर टू एंट्री का मतलब ये है कि हम इसमें दाखिल होने में हमें कुछ ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इट्स रिलेटिवली सिंपल फॉर समवन टू विजिट अ वॉलमार्ट और टारगेट buy a few clearance items and resell them on Amazon। अच्छा वॉलमार्ट और टारगेट ये 2 बड़ी अमेरिकन जो है वो फिजिकल स्टोर्स हैं, मार्केट्स मार्केट्स तो नहीं मैं कहूँगा मॉल्स कह लें इसको उनको। बहुत बड़ी मार्केट है जैसे एम्पोरियम मॉल है इस तरह की, तो टारगेट और वॉलमार्ट ये फिजिकल स्टोर्स हैं। इनका ऑनलाइन भी है स्टोर लेकिन ये बेसिकली फिजिकल। तो buy a few clearance items and resell them on Amazon at the original market price, ठीक है? So it's easy and fast as long as you have an Amazon seller account and take shipping fees into consideration। तो ये बहुत ही सिंपल है कि कोई भी शख्स जो है वो ऐसे किसी स्टोर में चला जाए जहाँ पे क्लियरेंस सेल लगी हो, डिस्काउंटेड सेल लगी हो और वो वहाँ से जो है वो उसको
परचेज कर ले और फिर अमेज़न पे उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको सेल आउट कर दें। तो ये बहुत ही आसान और तेज़ तरीका है कि अगर आप अमेज़न में सेलर पहले से ही हैं और आप जो है वो शिपिंग को कंसीडर करते हैं कि अगर इस पे शिपिंग भी लगाई जाए तो कितनी शिपिंग हो सकती है, तो ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा है, ठीक है। नो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई ख़ास मार्केट की इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं होती। In retail arbitrage, the seller is leveraging the brand power of the items manufacturer to attract buyers. अच्छा, अब इसमें मार्केट की इन्वेस्टमेंट क्यों ज़्यादा ज़रूरी होती है? मार्केटिंग का मतलब है एडवर्टाइज़मेंट वगैरह। उसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है? जिसकी सेल लगी है, जिस प्रोडक्ट की सेल लगी है, ऑब्वियसली वो उसकी डिमांड भी अच्छी खासी होगी जिस पे सेल लगी है, ठीक है? तो क्या है, आप वो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी लोग जो है वो पहचानते हैं, उसको जानते हैं, उसकी वर्थ, उसकी गुडविल का उनको पता है। तो क्या है कि हम ब्रांड की ही पावर को इस्तेमाल करते हुए जो आइटम मैन्युफैक्चरर ने बनाए हुए हैं ऑब्वियसली उसी से हम बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें कुछ ज़्यादा मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। Products that already have a strong brand presence and are in demand are the easier to sell. तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो जिनकी जो बहुत ही मजबूत ऑब्वियसली ताकतवर जिनका ब्रांड जिनकी गुडविल अच्छी है जिनको लोग पहचानते हैं अच्छे से जानते हैं जैसे कि लोग सैमसंग को बगैर जो है वो हाँ मतलब आंखें बंद करके भी उसको परचेज कर लेते हैं उनका उस ब्रांड पे जो है आईफोन को बगैर जो है वो सोचे समझे परचेज कर लेते हैं लाखों रुपए उस पे लगा देते हैं क्योंकि उनका उन पर एतमाद है। इसी तरह पाकिस्तान में लैपटॉप्स की बात की जाए तो डेल और एचपी पे लोग अच्छा खासा जो है वो एतमाद कर लेते हैं लेकिन और भी ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिसपे आवाज सही नहीं आ रही आपकी। क्या आवाज में क्या आ रहा है? सर बहुत ज्यादा रफ रफ आ रही है आवाज, समझ ही नहीं आ रही आपकी। अहमद रफ आ रही है आवाज? जी सर। रफ से मतलब गूंज आ रही है क्या? मुझे थोड़ा सा बताएं ना मैं ताकि माइक यस थोड़ा सा आगे करके। सर। सर शोर सा आ रहा है वो सर। शोर तो मेरी तरफ से नहीं है। पता नहीं फिर सर जी, साथ कट भी रही है और साथ में शोर भी है। सर इनका नेट प्रॉब्लम होगा, आवाज आपका ठीक आ रही है, इंटरनेट बाकियों को या तो ठीक आप आ रही एमसी है। वगैरह को भी चेक कर लें एक दफा और इंटरनेट भी चेक कर लें। सही है सर। बाकी सबके पास ठीक आ रही है। सही है सर। थैंक यू थैंक यू। क्योंकि आजकल जो हैंड फ्रीज हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं खासतौर पे जो 3.5 mm जैक वाली हैंड फ्री होती है ना उनके जो पॉइंट्स हैं वो सर इससे आप माइक्रो सर इससे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ले क्लास, उस पर सही है सर जी इससे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट टीम में एक तो मैं यूज नहीं किया उस पहली रीजन ये है दूसरा ये है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम का अकाउंट हमने जूम पर किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं है और तीसरी चीज ये है कि उसमें सही है सर। भी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं फिर जाके वो इनविटेशन वगैरह और ये सारा सीन होता है और ये ये इसमें ज्यादातर सीन चलते हैं लेकिन मैंने उसको यूज करने की कोशिश की थी मुझे तो समझ सही नहीं आया तो मैं शुरू से ही जूम चला रहा हूँ इसलिए शायद तो ये इसका अगर अब सही है सर। सब्सक्रिप्शन है इसमें तो फिर हम देखते हैं स्क्रीन पे आप लोगों ने तो लेक्चर ही देखना है ना। सर जी कोई। सर जी ये सर। हमारा और एलएमएस उस कब पे से स्टार्ट आसानी होगा? होती है सर जी। आप लोगों ने तो लेक्चर ही सुनना है ना। आप लोगों के लिए इंटरफेस इतना ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। ज़ूम जी सर। माइक्रोसॉफ्ट टीम से ज़्यादा एफिशिएंट है, आज़माई हुई बात है। अहमद का कोई इंटरनेट का इशू हुआ आई थिंक, इस वजह से उन्हें इस तरह की आ रही है। अच्छा, तो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट का आप लोग समझ गए होंगे कि हम ऑब्वियसली किसी ब्रांड की चीज़ बेच रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई मार्केटिंग या एडवर्टाइज़मेंट वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है? ओके, सो आफ्टर दैट क्विक प्रॉफिट्स, ठीक है? हम जो है इसमें क्विक प्रॉफिट कमा सकते हैं। Resellers that pick the right product are able to move inventory fairly quickly. This leads to quick profits over a short period of time, even after taking shipping into account. अब इसकी रीजन क्या है कि आप जो है वो किसी स्टोर से परचेज कर लेते हैं, ठीक है? आपको वेट नहीं करना पड़ा कि आपको सप्लायर जो है वो आपकी शिपमेंट भेज रहा है कहीं चाइना से कहीं और से। आप अपने इर्द-गिर्द जो स्टोर्स हैं वहीं से आप इसको परचेज कर लेते हैं और उसको जो है वो सेल पे लगा देते हैं, ठीक है?
तो इसमें आपको एक प्रॉफिट जो है वो भी कमा सकते हैं एक शॉर्ट पीरियड में। Amazon FBA seems to be the fulfillment option of choice for many. Amazon FBA जो है वो काफी लोगों के लिए एक fulfillment option होता है। Amazon FBA का मतलब है fulfilled by Amazon। इसी के तरह हमारे पाकिस्तान में जो दराज है उसने शुरू किया है FBD fulfilled by दराज। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छी और कमाल की चीज है कि आप आप सेलर हैं, आप अपना जितना भी सामान सेल कर रहे हैं वो सभी आप जो है वो अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा देते हैं। मतलब कोई शख्स ये सोचे कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो मैं यहाँ से बैठ के कैसे जो है वो सेल करूँगा, मैं प्रोडक्ट्स यहाँ से भेजूँगा, शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है दैट इज़ FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कि हम डायरेक्टली जो अपना स्टॉक होता है, इन्वेंटरी होती है, वो डायरेक्टली अमेज़न के वेयर हाउस में स्टोर करवा देते हैं, ठीक है? और स्टोर करवाने के बाद फिर हम जो है उसको सेल सेल करते हैं। अब अमेज़न फिर उसपे क्या करता है, उसपे अमेज़न खुद ही उसको उठाता है, ट्रैकिंग नंबर लेके उठाता है, उसको पैक करता है, उसको शिप करता है। वो ऑब्वियसली उसके जो चार्जेस होते हैं वो अमेज़न काट लेता है। शिपिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस और पिकिंग चार्जेस जो भी है वो सभी अमेज़न हैंडल करता है, ठीक है? बहुत ही फायदेमंद होता है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेल आर्बिट्रेज कि रिटेल आर्बिट्रेज के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? From the brand from the brand perspective as well as the seller committing retail arbitration, we have seen several disadvantages include, ठीक है? इसमें क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ब्रांड के ऊपर, ठीक है? अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि एक ब्रांड अमेज़न की जो परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्टी सेल्स ये इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। Amazon is predominantly a concern where when brands do not have tight control of their supply lines and distribution, ठीक है? तो अगर जो ब्रांड्स हैं और जो सप्लायर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके पास अच्छी कंट्रोल नहीं है कि वो इसको कंट्रोल कर सकें अपने ब्रांड को कि वो किसको बेच रहे हैं और वो आगे कहाँ-कहाँ बेच रहा है, तो अमेज़न जो है वो उसको लाज़मी कंसर्न करता है। अमेज़न लाज़मी इसको क्रॉस चेक करता है कि इस पे कोई ब्रांड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। As the largest online marketplace, Amazon provides a favorable environment for resellers. But for brands, retail arbitrage can be devastating, diminishing the credibility of a brand, not to mention the undercuts in pricing, which can lead to revenue loss. अब इसमें एक और चीज है कि ब्रांड ने जो है वो एक सेल लगाई, क्लियरेंस सेल लगाई, डिस्काउंट सेल लगाई, आपको उसमें बहुत ही कम दामों में चीज मिल गई, ठीक है? अब एक रीसेलर उसको अमेज़न पे बेचता है और ब्रांड भी ऑब्वियसली वहां पे अवेलेबल होगा, उसके पास ओरिजिनल इनवॉइसेस भी हैं। तो अब अगर एक प्रोडक्ट है वो $150 में बिक रहा है ड्रोन है सपोज, ठीक है? अब उस बंदे ने उसको $50 में खरीदा है और वो उसको $100 में बेचा है, ठीक है? तो क्या है कि इससे ब्रांड की जो गुडविल है वो खराब होती है, ठीक है? उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ब्रांड की वो ज़्यादा खराब हो सकती है कि प्राइस में जो अंडरकट्स आते हैं उसमें ये ज़्यादा उसमें रेवेन्यू लॉस हो सकता है, ठीक है? तो इसके लिए फिर कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनी हुई हैं अमेज़न की, उन पॉलिसीज़ पर चलना जो है वो लाज़मी होता है। अगर उन पॉलिसीज़ पर नहीं चलते तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाता है या आपका प्रोडक्ट जो है वो डीलिस्ट कर दिया जाता है। Amazon keeps a percentage of third-party sales within their marketplace and is hesitant to enforce seller pricing agreements and risk losing revenue. In some circumstances, Amazon will step in to assist brands. Amazon क्या है कि Amazon जितनी भी थर्ड पार्टी सेल्स होती हैं मार्केट प्लेस में उनका कुछ हिस्सा सेल का अपने पास रखता है, ठीक है? ताकि वो सेलर जो है उसको इन्फोर्स कर सके कि वो प्राइसिंग जो है वो उस एग्रीमेंट में पूरा होता है। अब इसके क्या मतलब है कि अमेज़न जब आप अमेज़न पे कोई चीज़ बेच रहे होते हैं तो आपको जो आपका प्रॉफिट है या आपकी जो सेल है वो आपको डे बाय डे नहीं आती कि आपको हर रोज़ आ जाए, ठीक है? तो ये 14-14 दिन बाद जो है वो आपका अकाउंट पे इसको डेबिट किया जाता है, इस प्राइस अमाउंट, ठीक है? तो अमेज़न अपने पास कुछ हिस्सा रखती है और फिर जो है वो इन्फोर्स करती है सेलर को कि वो प्राइसिंग एग्रीमेंट पे जो है वो राज़ी हो और इस रिस्क पे भी कि वो अपना रेवेन्यू खो सकता है। ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क ऑलवेज, अगर प्रॉफिट है तो रिस्क भी है इसमें, ठीक है? कि अगर आप कमा भी सकते हैं तो आप सब कुछ गँवा भी सकते हैं। सो इन सम सर्कमस्टेंसेस अमेज़न जो है वो ब्रांड्स को काफ़ी ज़्यादा इस पे असिस्ट करता है बजाय एक रीसेलर के या थर्ड पार्टी सेलर के, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो रिटेल आर्बिट्रेज अमेज़न पे नहीं करते, ईबे पे करते हैं, ठीक है? ईबे बहुत ज़्यादा इस पे बेहतर रहता है। सप्लाई चेन प्रॉब्लम। पहली बात क्या आ गई, सप्लाई चेन प्रॉब्लम। सप्लाई चेन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट में खरीदा, क्लीयरेंस में खरीद लिया उसको। लेकिन वो क्लीयरेंस सेल कब तक लगी देगी?
या कितना प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। वो हर महीने तो नहीं लगेगी कि आप कभी भी जाएँ और वहाँ से जाके डिस्काउंट में उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें, ठीक है? इसका मतलब ये है कि वो साल में 1 या 2 दफ़ा क्लियरेंस सेल लगती है और वहाँ से आप उसको डिस्काउंट में परचेज़ करके उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? आप जो है वो आपने 10 आइटम, 50 आइटम, 100 आइटम परचेज़ कर लिए, आप उसको सेल कर रहे हैं, अपने अकाउंट को भी रिस्क में लेकर आ रहे हैं और लेकिन आपका स्टॉक जो है वो खत्म हो गया, इन्वेंटरी खत्म हो गई, आपको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो क्या हुआ? आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपकी जो रैंकिंग है वो डीलिस्ट हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए ये एक सप्लाई चेन का प्रॉब्लम इसमें जो है वो आ जाता है। Inconsistent inventory, ठीक है? Inconsistent inventory में because resellers are only hunted for discounted products, they tend not to have a consistent inventory. उनके पास कोई consistent inventory नहीं होगी कि आपने 1000 आइटम परचेज कर लिए, आपने 2000 आइटम परचेज कर लिए स्टॉक में, ठीक है? तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो रीसेलर हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ढूँढ रहे होते हैं जो डिस्काउंट पे हो और उनमें वो ज़्यादा पैसा कमा सकें, ठीक है? They might stumble on a product that sells very well, but their profit will be limited by how much stock they are able to secure from retailers. क्योंकि जब डिस्काउंटेड सेल्स लगती हैं या क्लियरेंस सेल्स लगती हैं, तो उसमें ये होता है कि उन्होंने ये मतलब उसपे लगा दिया जाता है कि एक शख्स जो है वो इतनी जो है वो क्वांटिटी परचेज कर सकता है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं कर सकता, ठीक है? तो इस तरह गवर्नमेंट भी इस तरह करती है जैसे कि कुछ सस्ता बाज़ार वगैरह इस तरह का लगता है तो वो कहते हैं कि एक शनाख्ती कार्ड भेजिए आपको एक ही जो है वो आटे का थैला मिलेगा या 2 आटे के थैले मिलेंगे 1 महीने में, ठीक है? लेकिन लोग डिफरेंट जो है वो पूरे घरवालों को शनाख्ती कार्ड ले जाते हैं, दुकानदार और वहाँ से परचेज़ करके ले आते हैं सस्ता में और फिर महँगे दामों में उसको बेचते हैं। ये भी रिटेल आर्बिट्रेज वैसे देखा जाए तो। अब जब क्लियरेंस सेल लग रही है या डिस्काउंटेड सेल लग रही है, तो इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्ट वहाँ से ले रहे हैं और फिर उसको कितने अच्छे प्रॉफिट पे आप उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है, उसके 10 यूनिट परचेज़ किए, 10 यूनिट कब तक आप सेल कर पाएँगे, ठीक है? तो इन चीज़ों को जो है वो भी देखा जाता है। तो इसमें जो इन्वेंटरी है वो इनकंसिस्टेंट रहती है, ठीक है? नो कंट्रोल ओवर प्रॉफिट मार्जिन्स आपका कोई कंट्रोल नहीं होता प्रॉफिट मार्जिन पर। Arbitrage resellers have no control over their margins. Their costs are defined by how much a retailer discounts an item, and their revenue is determined by the Amazon selling price. ठीक है कि आप ब्रांड की चीज ले रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपका जो मार्जिन है वो कितना होगा। इसकी रीजन ये है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्काउंट मिला है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, ठीक है? हो सकता है कि वो $100 की प्रोडक्ट थी और आपको वो $80 में मिली है, ठीक है? तो $80 में अगर वो आपको एक प्रोडक्ट मिली है, तो आपको ये देखना होगा कि वो अमेज़न पर कितने की सेल हो रही है। वो अमेज़न पर $100 की सेल हो रही है लेट्स से, ठीक है? अमेज़न ने उसमें से अपना भी एक परसेंटेज रखना है जब वो प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है? तो $80 में अगर वो 15% अमेज़न चार्ज कर रहा है, तो $80 का 15% जो है वो तकरीबन $12 तो ये बन गया, ठीक है? तो $12 ये गया, $92 में वो हमें कॉस्ट कर दी। फिर उसमें पिकिंग, पैकिंग, शिपिंग की कॉस्ट आ जाएगी सारी, ठीक है? कि उसपे आपने ऑब्वियसली उसको पैक करना है, उसपे कोई बबल रैप चढ़ाना है, कोई उसको बॉक्स में पैक करना है, तो उसमें कोई 1 आधा डॉलर जो है वो आपका लग जाएगा, $93 ठीक है? उसके बाद आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, फिर ये भी देखना पड़ेगा। तो इसमें हमें हम हमारे ऊपर भी प्रॉफिट का कंट्रोल नहीं होता कि हम कितने प्रॉफिट पे इसको सेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि किस हिसाब से हम इसको सेल कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो रिटेल आर्बिट्रेज कर कर मंथली का $3,000 और $5,000 कमाते हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, अपने स्टोर्स बनाए हुए हैं और वहाँ पे सिर्फ यही है रिटेल आर्बिट्रेज है, ठीक है? जहाँ पे सेल लगी, जहाँ पे डिस्काउंट की सेल लगी, वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ से आइटम परचेज़ करके लाके उसको जो है वो सेल ऐसे लोग भी मौजूद हैं। रिटेल आर्बिट्रेज इज़ टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है? कि आप जो है वो किसी प्रोडक्ट देख रहे हैं कि कहाँ पे आपकी इन्वेंटरी मौजूद है, कहाँ पे सेल लगी हुई है, वहाँ पे आप जाते हैं, उसको परचेज़ करते हैं, उसको लेकर आते हैं, आपका खर्चा होता है, आपका टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें लगती हैं, तो रिटेल आर्बिट्रेज इसमें टाइम कंज्यूमिंग नो कस्टमर लॉयल्टी कस्टमर की कोई लॉयल्टी नहीं होती कि वो वाक़ई ही आपका इस पे प्रोडक्ट परचेज़ करेगा भी नहीं। एन आर्बिट्रेज सेलर रीसेलर विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ रिलायबल एंड लॉयल कस्टमर बेस ठीक है? कि जो आर्बिट्रेज सेलर जो रीसेलर है वो अपना ब्रांड नहीं बेच रहा। उसका कोई अपना ब्रांड नहीं है, अपना नाम नहीं है, वो किसी और का प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है। तो कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो भी नहीं होती ऑब्वियसली कि वो हाँ, मैं इसी से परचेज़ करूँगा, ये तो एचपी है, मैं इसी से परचेज़ करूँगा, ठीक है?
ये चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि आपका अपना प्रोडक्ट नहीं होता। इज़ रिटेल आर्बिट्रेज ऑन अमेज़न वर्थ इट? ठीक है, अब एक सवाल आ जाता है कि क्या वाक़ई ही एक रिटेल आर्बिट्रेज अमेज़न पे काम करने लायक चीज़ है? ठीक है। Although retail arbitrage can offer some quick profits, हत्ता कि जो रिटेल आर्बिट्रेज है वो आपको एक क्विक प्रॉफिट जो है वो भी प्रोवाइड करती है। रीसेलर्स लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस लाइक वाइट लेबलिंग इंस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे जो अपना ऑनलाइन जो है वो अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम ग्रोथ करना चाहते हैं, उनको दूसरे ऑप्शन जो है वो देखने चाहिए। ठीक है, द मेनी बिजनेसेस दैट शॉप अराउंड फॉर लिक्विडेशन एंड क्लियरेंस सेल्स एंड टर्न अराउंड एंड सेल आइटम्स for higher prices on Amazon now have to consider what happens if the e-retailer only allows listings that come from authorized resellers। ठीक है, तो अब काफ़ी बिज़नेसेस जो हैं वो शॉप जो करते हैं जो लिक्विडेट करते हैं और क्लियरेंस सेल्स लगाते हैं अ, और डिफरेंट जो है आइटम्स उनको सेल करते हैं हायर प्राइसेस पर अमेज़न पे, वो भी अब इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं कि जो ई-रिटेलर हैं, वो सिर्फ वही लिस्टिंग को अलाउ करें जो ऑथराइज्ड रीसेलर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि एक ब्रांड से आपने प्रोडक्ट को परचेज़ किया डिस्काउंट में और उसको सेल किया, ठीक है? फिर कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो आपने आप मतलब ये ब्रांड जो अमेज़न पे बेचा जा रहा है, ये सिर्फ़ वही बेच सकता है जो ऑथराइज़्ड है। ऑथराइज़्ड का मतलब ऑथराइज़्ड सेलर वो होता है जिसने ऑब्वियसली कोई सिक्योरिटी वगैरह जमा करवाई होती है ब्रांड को और उसको ब्रांड की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी होता है कि जी ये बंदा मेरी अथॉरिटी में है, मैंने इसको ऑथराइज़ किया है कि वो इस प्रोडक्ट की सेल परचेज़ कर सकता है, ठीक है? तो अगर आपके पास वो अथॉरिटी लेटर नहीं है, आप ऑथराइज़्ड सेलर नहीं हैं, तो आप जो है वो नहीं बेच सकते, भले ही आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस क्यों ना हो। ठीक, तो ये भी इसमें एक चीज़ शामिल की जाती है। So for now, retail arbitrage is still permitted on the marketplace, but as Amazon continues to invest in programs such as Transparency by Amazon, brand gating and brand registry, resellers should be mindful of long-term goals। ठीक है, रिटेल आर्बिट्रेज अभी भी परमिटेड है डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, लेकिन अमेज़न जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स पे जो है इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी बाय अमेज़न। ठीक है, कि हर जो सेलर है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, ब्रांड गेटिंग है, ब्रांड्स को ताला लगाना। ठीक है, फिर ब्रांड रजिस्ट्री है कि अगर आपने अपना एक ब्रांड बिल्ड किया हुआ है या अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक ब्रांड कुछ भी हो सकता है। और रीसेलर्स शुड बी माइंडफुल ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, ताकि जो रीसेलर्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हर रोज की एक अपन हर रोज की एक टेंशन कि मैं वहां से मेरी इन्वेंट्री खत्म होगी, वहां सेल लगी मैं वहां से परचेज कर लूं, वहां पे डिस्काउंटेड आइटम की सेल लगी मैं वहां से परचेज कर लूं, तो ये इस तरह से बचने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद ये जो हेलो जी जी सर, लिखने की बजाय जो है हम स्क्रीनशॉट्स लेके उनका पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दें। हाँ, वीडियो नहीं चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए। आप ऑब्वियसली आप एक स्क्रीनशॉट बनाएंगे तो आप उस स्क्रीनशॉट में बताएंगे तो सही ना कि आपने पहला स्टेप क्या किया है। बस इतनी सी सिंपल एक लाइन में भले वो आप बता रहे हैं। जी जी बेहतर। ठीक है।